बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। हमेशा हम प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से करते हैं, मैं आपको कहती हूँ पॉजिटिव रहें, अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आसानियाँ बांटने वाले बने। लेकिन क्या करें, इर्द गिर्द कोई हमें आसानियाँ बांटता नज़र नहीं आ रहा। मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूँ क्या हो रहा है, लेकिन परेशान ज़रूर हूँ, क्योंकि ये हालात आपको परेशान कर देते हैं। हालिया सूरत हाल की मैं बात कर रही हूँ। पेट्रोल महंगा, अशिया ज़रूरिया महंगी। अब हम सिर्फ गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब इससे मुतासर हो रहे हैं। बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं जी? मिनी बजट के बड़े झटके। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। एलसीज ना खुलने से अद्वियात की दरामद बुरी तरह मुतासर, जान बचाने वाली दवा की शदीद किल्लत। हाईकोर्ट का इमरान खान को पेश हुए बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार, समाअत आज फिर होगी। और वजीर आला का बड़ा फैसला क्या है, आज के प्रोग्राम में वो भी बताएंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने आना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और अली साइद साहब ने ज्वाइन किया है, अपनी शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अल्लाह का अब दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से की जा सकती है, उम्मीदें अल्लाह ताला से लगाई जा सकती हैं। मौजूदा हालात जो हैं वो मेरे ख्याल से अब यही कहना बेहतर होगा कि आम आदमी का गला घोंटने के मुतरादिफ रह गए हैं। अभी मैं सोच रही थी कि माह मुबारक जब आता है तो सभी लोगों के घर में एक माशाल्लाह माशाल्लाह इस महीने की बरकतें ऐसी हैं कि आपको दस्तरखान जो है वो सजे हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी शो से पहले गुफ्तगू मेकअप रूम में हो रही थी तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं जी, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इत्तफाक करना शुरू कर दिया है कि जो घर का खाना बनता है वो खाएंगे, जो प्रॉपर एहतमाम होता है वो अब नहीं कोई अफोर्ड कर पाएगा। क्योंकि मौजूदा हालात ये हैं कि IMF के कहने पर आपके जितनी भी अशिया थी इस्तेमाल के, उन पर टैक्स बढ़ गए हैं। सबसे पहले जो बड़ी चीज़ मुतासर करती है वो क्या है जी? पेट्रोल। हर रोज़ हमने आपने अपने कामों पे भी आना जाना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने आना जाना है, तो पेट्रोल का तो इस्तेमाल मेरे ख्याल से जितना ज़रूरी खाना है उतना ही ज़रूरी है। 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा, और उसके बाद अशिया की एक लंबी लिस्ट है जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ये तो अब जब ग्रॉसरी करने जाएंगे तो जब डबल ट्रिपल आपको पैसे पता चलेंगे कि हर चीज़, ऑयल की कीमत में कितना इजाफा हुआ, घी की कीमत में कितना इजाफा हुआ, फिर आपको पता चलेगा बजट किस तरह मुतासर हुआ है। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप मेरे से आगाज़ करें और मुझे ही पूछें। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जब साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने बाहर के मुल्क में खड़े होकर कहा था कि हमने IMF के आगे मुल्क बेच दिया है, मैं उस वक्त से ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। ये झटका उन लोगों को लगता है जो लोग उस वक्त ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करना शुरू नहीं हुए थे और उस वक्त उन्होंने बचत के अपने प्रोग्राम्स नहीं बनाए थे। आपने सही कहा कि इस वक्त जो बंदा दूध लेने जाएगा, ग्रोसरी ख़रीदने जाएगा, उसको 17 की बजाय 18% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। आसान हल है इसका। अगर आप मोहल्ले की दुकानों से चीज़ें ख़रीदें तो आपको ये 18% नहीं देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट के अंदर कीमत है उसी कीमत पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये तो ऐसे ही बात है जैसे आप कहते थे किसी ज़माने में कि रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खा लो। लेकिन मसला वही है कि महंगाई है और उसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अब फ्रंट फुट पे आना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, वज़रा को तनख्वाहों से नहीं, अभी बैकफुट पे हमारे भी। हाँ, अभी बैकफुट पे गवर्नमेंट को आमिर भाई, मैं ये बात सोच रही थी, साई साहब, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, हुकूमतें अवाम की फेवर हासिल करने के लिए, यहाँ कौन वोट देगा अगर यही हालात रहे? अगर पिछले प्रैक्टिस दो चीज़ें हैं, पिछली प्रैक्टिस देखी जाए ना, तो जब नॉन लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिए थे। इसी तरह जब खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, उनको पता था तो उन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया था, लोगों की हमदर्दी सस्ता किया था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़रूरी था। अगर पेट्रोल तब इसकी कीमतें बढ़ाते तो इस तरह क्राइसिस ना होता। लेकिन हमेशा यही हुआ है, जो भी सियासी गवर्नमेंट्स आती हैं वो हमेशा रिलीफ देती हैं आवाम को। अब नून लीग के लिए मसला ये है कि जो इलेक्शन करीब आ रहा है, इनको इंतहाई सख्त डिसीजन लेना पड़ रहे हैं।
अवाम पहले ही पिसी हुई है, किस तरह ये वोट मांगेंगे, किस तरह ये अपने हलकों में जाएंगे, क्या हम शक्ल दिखाएंगे अपने वर्कर्स को, ये तो बड़ा मुश्किल साई लगता है। साहब अच्छा, मैं यकीन आप मानिए, आमिर भाई दोनों लोग का रो रहे हैं एक्चुअली। आप दोनों का ना मतलब मुझे लगता है कि हमदर्दियां हैं नून लीग के साथ, शायद मुझे लगा यूं ही है जनाब क्योंकि की आप तो मुकम्मल दोनों हमदर्दियां हैं। आप दोनों नहीं, मेरी कोई नहीं हमदर्दी, माफ़ी। मेरी हमदर्दी नहीं है। इन हालात के बाद किसी देखें, से पहले सुन हमदर्दी लें। रह जाएगी? नहीं, आमिर आपकी भाई, हमदर्दी है तो आप कह रहे हैं वोट मांगने कैसे जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ किस इन्होंने मुंह से अवाम वोट का मांगेंगे, किसी क्या भी मुंह सियासी दिखाएंगे? जमात की बात कर ले, इन्होंने दो अवाम के बीच चीजें में हैं जाना ना, ही है। दो चीजें हैं, या तो हम पॉपुलर जर्नलिज्म और पॉपुलर पॉलिटिक्स कर लें और या हम मुल्की मफाद में फैसले कर लें। मैं यहाँ बैठकर गवर्नमेंट को रखी दूंगा, मैं कहूँगा कि इनकी माँ की, इनकी बहन की, इनकी फलां की, इनके माँ की, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, मेरा जाना तो कमाल कर दिया भाई। लोगों को हकीकत नहीं बताई ना, मैंने तो लोगों को वो पॉपुलर वॉइस दी जो इस वक्त वो सुनना चाहते हैं। तो हकीकत क्या है कि हकीकत IMF के वो मुआहदात हैं जिन पर अमल दरामद करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। आज मजबूरी क्यों है? तसल्लियां दे रहे हैं? नहीं नहीं, तसल्लियां नहीं, क्योंकि आज मजबूरी इसलिए है कि 2016 को हमने IMF को गुड बाय कहा था, पहली मरतबा पाकिस्तान की 58 साल हिस्ट्री में पहली मरतबा कहा था गुड बाय मिस्टर IMF, अब हम आपसे कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद जिन लोगों को ये शौक था, जिन लोगों को अभी भी शौक है कि खान को लाया जाए, तब्दीली लाई जाए, वो तब्दीली लेकर आए और तब्दीली का समर सही कहा साई ने अभी कि अगर उस वक्त पेट्रोल की कीमत कम ना, IMF के मुआहदे के बावजूद पेट्रोल की कीमत जानबूझकर कम की गई, नजर आ रहा था कि मेरे खिलाफ पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर आईनी तरीके से गवर्नमेंट को हटाया जाएगा, बिजली और पेट्रोल की कीमतों को सस्ता किया गया। IMF इससे नाराज हुआ, आज 1 साल हो गया है, IMF आज भी नाराज है। वो कहता है जी आपकी गवर्नमेंट कह के मुकर जाती है। मुकरा कौन था? यू टर्न किसने लिया था? फायदा किसको होना था? उन्होंने सियासी वादा लिया, तो अपनी जगह पे भाई साहब सियासी वादा लिया था, हो गया ना, इसको भी तो सियासत 1 साल हो गया तो IMF के पास ही जाना था मेरा ना। सवाल ये है, क्या नुकसान अवाम की पहुंचा तरफ उनको जिन्होंने ये फैसला किया, जिन्होंने यू टर्न लिया, उसकी वो वजह तो ये आज है। भी अपने घरों में नहीं नहीं, उसकी वजह ये है, आराम करने बैठे उसकी वजह ये है उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की। हमने यहाँ बैठकर, मैं हमसे मुराद वो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने पॉपुलर जर्नलिज्म की, उन्होंने लोगों को हकायक, लोगों को सच बताना ही नहीं चाहा। मुझे बताएं कितने लोगों को याद है चौधरी सरवर ने क्या कहा था? याद है किसी को? क्या आप मुल्क गिरवी रख गया आपने, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इस तरह से? भाई मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि IMF आपकी मदद को आता है, IMF आपको, आपसे रोजी रोटी छीनने नहीं आता है। हाँ, हुकूमत को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, जिस पर साहिब साहब ने मेरी बात को काट दिया था। मैंने कहा वज़रा ने तनख्वाहें लेने से इनकार किया, मराद लेने से भी इनकार करें। तमाम सरकारी अफसरान बशमूल फौज, अदलिया, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको एक कनाल के घर पे आना पड़ेगा और 1600-1300 सीसी की गाड़ी पे आना पड़ेगा। आपको याद है? आपको तो खैर क्या याद होगा, जुनेजो के दौर में 800 सीसी की गाड़ी दी गई थी अफसरान को। क्यों दी गई थी? उस वक्त तो अफगान वार भी थी, पैसा भी आ रहा था, डॉलर्स भी आ रहे थे, उसके बावजूद ये हवाईशाही शुरू की गई थी। आज अगर निगरान वजीर आला और उसकी कैबिनेट जो है अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपनी चाय, अपना दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे बताएं बाकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं कर सकते? यहाँ मसला ये है कि 22वें ग्रेड के अफसर को तमाम मराहत हासिल हैं और जो चौथे ग्रेड में बैठा बेचारा 12,000, 18,000, 20,000 रुपये ले रहा है, उसके पास एक मराहत नहीं है। हमारे भाई ढकी छुपी वकालत कर रहे हैं वज़रा की और बड़ी गवर्नमेंट। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ बात। आना, मुझे एक मुतलका अफसर ने कल या परसों बुलाया था, वो मुझे कह रहे थे कि आप CM साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो सरकारी गाड़ी लें, वो पूरा प्रोटोकॉल लें, चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये वो। कहते हैं मैं सल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने आज तक कोई भी अपनी गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाया है, ना अपने कोई किसी भी मुतलका बंदे को किसी को चाय पे बुलाया, ना खाने पे बुलाया, अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। कहते हैं हम तो इस चीज़ के गवाह हैं। तो कहते हैं मैं तो इस बंदे को सल्यूट करता हूँ, चूँकि ये लोग चाहते हैं कि इस मुल्क का कुछ बने। तो ये जो लोग पिछले 50 साल से सियासत कर रहे हैं और दावे करते हैं कि हम इस मुल्क को बचा रहे हैं, हम इस मुल्क के लिए काम करते हैं, वो क्यों नहीं ये काम कर सकते? उनके पास वसाइल की कमी है। इस स्टेट के सबसे बड़े जागीरदार हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज़ाना कोई 1 लाख 1.5 लाख अपनी गाड़ियों पे खर्च करने पे, लेकिन मजाल है कि वो कोई भी चीज़ सरकार के पैसे के अलावा खर्च करें। ऐसा मैं तो कहता हूँ जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें भी बंद हो जानी चाहिए।
यहाँ कम अज कम उनकी बिल्कुल कोई सही। उनको 12वें ग्रेड की या 15वें ग्रेड के अफसर तक की तनख्वाह मिलनी चाहिए। सही क्या आपने। बाकी तनख्वाहें उनको वॉलंटियरली वापस कर देनी चाहिए। और 4-4 गाड़ियां ग्रेड 20 के 21 के 22 के 4-4 5। अच्छा मुझे बताएं, अब एक गाड़ी है, अब उसकी मशहूरी पता नहीं आप लोग काट ना दें, फॉर्च्यून, ये मुझे बताएं ये अफसरान को फॉर्च्यूनर गाड़ी क्यों चाहिए होती है? शशका भी तो बनाने हैं हाँ, भाई, इनको अफसर 1300 अफसर सीसी गाड़ी पे लगेंगे लेके आए, कैसे? इनको 800 सीसी गाड़ी पे, 800 चलो मैं नहीं कहता, 1300 1600 बहुत है सीसी इनकी तेज रफ्तारी के लिए, बहुत है जितनी ये तेज एक रफ्तार काम है। में तेज रफ्तारी दिखाते नहीं, एक गाड़ी एक घर इनको दिया जाए, बिजली का बिल ये खुद दें, पानी गैस का बिल खुद दें, मुलाजम रखने हैं अपनी बेगम साहबा को सहूलत के लिए अपने पैसे से रखें जैसे हम रखते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की जो आवाम है वो आगे बढ़कर हुकूमत से ज़्यादा ख्वाहिशारी की तरफ चली जाएगी, और शायद अगले आने वाले 2-2.5 साल में ये जो बार बार लोगों की ख्वाहिश है, अल्लाह उनके मुंह में खाक डाले जो कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अल्लाह ताला उन पर अपने मैं समझता हूँ वो कहारो जबार हैं, अपने जबारियत का कोड़ा बरसाएं उन लोगों पर जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं, या उन्होंने डिफ़ॉल्ट करने की साजिश की, टेलीफोन्स किए कि आप IMF के पास ना जाने दें, आप लिख कर दे दें कि IMF के पास नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन नहीं हैं, ये गद्दार हैं। दूसरी बात, जितने ड्यूअल नेशनैलिटी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, फौजी अफसरान हैं, जो भी है, वो सब के सब ड्यूअल नेशनैलिटी वालों को या तो निकाल दें या उनको कुछ सरेंडर करें, एक मुल्क के होके रहें, या इस मुल्क के या उस मुल्क के। ये कोई चक्कर नहीं है जब तक आप ये अपनी जगह पे महंगाई बहुत ये इकदाम नहीं करेंगे, ये इकदाम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अवाम को और ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। सबको बशमूल मीडिया को ये आवाज़ उठानी चाहिए, और ये आवाज़ जब तक सही साहब हम नहीं उठाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये हुक्मरानों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचेगी। बहुत ऊंची सतह पर बैठे होते हैं, वहाँ तक आवाज़ शायद पहुँचती नहीं है। तो उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक 2 लाख 2.5 लाख बंदों का ये आवाज़ निकलेगी इकट्ठे, फिर जाकर ये इनकी मराहत वापस होंगी। सही साहब, ये अफसर जिसने आपसे ये कहा था कि वो सरकारी गाड़ी लें, बड़ा मसला है, ये इसलिए कहते हैं ताकि उसके बदले में वो भी चीज़ें लें, उनको भी फैसिलिटीज मिल उनको भी सके। आमिर भाई, मुझे काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं जी, जैम, जेली, नूडल्स, खिलौने, चॉकलेट, टॉफियाँ, मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, सिगरेट्स, इन सब की कीमतों में इजाफा। आमिर भाई को सारा कुछ फ्री मिलता है, बेफिक्र हो जाए, इसलिए आप ब्रेक ले लें। यहाँ मेरी बेगम मेकअप करती नहीं है, मेरी बेगम मेकअप करती नहीं है, और उस तरह से अच्छा ये मेकअप पे ज्यादा हमें करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। क्यों लोग डर जाएंगे आपको नहीं, देख के? ब्रेक के बाद आपको लोगों ने वैसे देखा हुआ है आमिर भाई, ब्रेक के बाद तो फिर हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। मुझे तो लगता है कि मतलब खुदा का खौफ होना चाहिए। आप चलें कहीं ना कहीं, ये जो एक लंबी लिस्ट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी कि ये चीज़ें महंगी हुई हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आप कहेंगे कि अच्छा चलें इसका कुछ ऑल्टरनेट सस्ता ढूंढ ले या ना ही ले के दे अपने बच्चे को। अब जो दवाइयाँ हैं वो महंगी तो हो ही रही हैं, अब जान बचाने वाली दवाई, इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। ज़ाहिरी बात है उस मरीज़ को देनी पड़ेगी जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, और उस पर आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। LCs ना खुलने से अद्वियात की किल्लत है, हार्ट अटैक और फालिज के मरीज़ों की ज़िंदगियाँ ख़तरे से दो चार हैं। साई साहब क्या कहेंगे? ना हर हफ्ते तकरीबन हम इस तरह खबर कोई ना कोई डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर्स को यहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही। कल 300 से ज़ायद डॉक्टर्स, हमने कहा म्यू हॉस्पिटल के हालात 3 दिन पहले से आपको बता रहे हैं, हर रोज़ खबर होती है। ये देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। जैसे आप कह रही थी कि रमज़ान में हम प्लान कर रहे थे कि जिस तरह पहले एहतमाम करते हैं उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन जो घर में रूटीन का खाना बने, ये चीज़ें तो बंदा सर्वाइव कर जाता है, कोई इशू नहीं। ये समझें कि आपकी जो लग्जूरियस चीज़ें हैं वो छोड़ रहे हैं आप लेकिन ये तो आप जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं ये तो बेसिक्स है ना, ये तो हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो वो इसीलिए लेके जाते हैं कि इस बंदे की जान बच जाए, और आगे जाएँ और आपके पास डॉक्टर्स कहें जी मेडिसिन ही नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। किस तरह का ये मुल्क है, किस तरह का ये निज़ाम चल रहा है, समझ से बाहर है। दवा का नाम लिखा है आमिर भाई, ये तो ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो गई। जिन स्टोर्स पे है उन्होंने तो कीमत डबल कर दी। सॉरी ये देखें ना ये आप और मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहे हैं कि जब कोविड था
तो अद्वियात किस ऐसे तरह रेयर हो जाती थी, मिलती नहीं थी। जब वो डेंगू आया तो पेनाडोल नहीं मिलती थी। अब ये वाली है तो इसका रेट मेरा ख्याल है मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में इस तरह बढ़ेगा जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे ही तो बाकी अब आमिर भाई बता देंगे चूँकि ये बेहतर तरीके से इसको। नहीं, मैं इसमें क्या कहूँ, ये जान बचाने वाली दुआ है। मैंने इसका सही था मशवरा दिया भी था ना, कोई याद होगा। मैंने कहा था कि आप अद्वियात के हवाले से इंडिया के साथ ट्रेड करें। बिल्कुल। मैं आज भी दे रहा हूँ बैठा हुआ। देखिए ये एलसी नहीं खुली और बाहर ये वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से अद्वियात आएँ और आप अपनी करेंसी के अंदर भी उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ठीक पैसे भी है, खर्च इंडिया नहीं हमारा दुश्मन मुल्क है और लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए। और दुश्मनी अपनी जगह, सरहदें अपनी जगह, कश्मीर अपनी जगह, उसका मसला कभी जो है वो ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी और ये आज़ादी जो है उनका हक़ है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जान बचाने की ज़रूरत है। और अगर मैंने पहले भी कहा था नमक और छुहारा और जिप्सम जा सकता है तो क्यों नहीं अद्वियात आ सकती। तो हम बार्टर सिस्टम के साथ में इंडिया के साथ काम कर सकते हैं। गो के इस पे लोग मुझे गद्दार कहेंगे या कुछ और कहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ अब बीइंग पाकिस्तानी इस वक्त कौम को जो आपने भी कहा खाने से ज्यादा अद्वियात की जरूरत है, अशद जरूरत। अगर इस तरह की दुआ का सर्टिफिकेट चाहिए तो ज़बान पाक से ले देंगे, आपको कोई मसला नहीं। अच्छा वो मिल जाता वहाँ पे, वहाँ वो लगी हुई है। डायबिटीज के पेशेंट जो हैं एक दिन भी अपनी इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकते। नहीं रह और सकते। उनको हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है एक दिन अपनी दवाई के बगैर नहीं रह सकते हैं। फालिज के मरीज हैं, फिर हार्ट पेशेंट हैं, इनका तो खुदा ना खास्ता एक डोज अगर मिस हो जाए तो ये गए अल्लाह के पास गए। तो फिर ये मैं अगर चीज समझता हूँ कि जान बचानी है तो फिर क्यों नहीं हम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाते। यहाँ जान बचाना किसी की अद्वियात के तो जाने निकाल रहे हैं। हम इंडिया से आगे मुझे बताएं, हम अपना हिमालयन साल्ट देते हैं कि नहीं देते उनको, जाता है कि नहीं जाता है। अच्छा अगर वो चला जाता है तो वहाँ से अद्वियात के साल्ट भी आ सकते हैं। चले इस वक्त हमें मुश्किल है तो हम उनसे मदद ले लें। किसी ज़माने में याद है कि टमाटर जो है वो मंगवाए थे। बिल्कुल, टमाटर तो कोई जान बचाने वाली चीज़ नहीं थी, उसकी जगह दही यूज़ हो सकती थी, अल्टरनेट मौजूद था और उसमें वो कैसर कोकर साहब का तोबा तोबा चला था कि तोबा तोबा टमाटर इतने का, और इंडिया ने उसको बड़ा उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी जो है अगर जान बचाने वाली अद्वियात का मामला है, जो इंडिया से सॉल्ट मिलते हैं लाएं और यहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और होल्डर्स उनको इसी तरह से जवाब। बिल्कुल आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन अमर भाई हम बहैसियत मुस्लिम हमें चाहिए कि चीज़ें जब इस तरह क्राइसिस होता है तो हम आगे बढ़ के जो ज़ख़ीरा किया हुआ है वो चीज़ें मार्केट में लेके आएँ ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों। वैसे हम नमाज को नहीं छोड़ते, तबलीग हम बहुत ज़्यादा मुसलमान रमज़ान में नजर किसी जगह पे सही बात है। आप जाके जिस तरह आपने बात की है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाए, पहले तो आपको कहेंगे कि एक दूंगे, एक मिल सकती है, ये पूरा पता नहीं मिलेगा कि कितने की मिलेगी। 10 रुपए की टेबलेट है 100 की मिल जाएगी। ऐसे ही है। कुछ शर्म कर लें यार, कुछ खुदा का खौफ कर लें। मैंने आपको कहा है साई साहब, यहाँ पे जान बचाना किसी की तरजीह है ही नहीं। पैनाडोल का 10 रुपए का पता 200 रुपए में मैंने खुद खरीदा हुआ है। तो ये इस तरह के हालात हैं, पता नहीं किस तरह के हम। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है अभी। अद्वियात तो शदीद किल्लत है ही, यहाँ पर लिखा है यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया नहीं है, मार्केट में जी गायब हो गई हैं। पोल्ट्री ट्रेडर्स ये कहते हैं मुर्गी के निर्खों में कमी नहीं करेंगे, वो आज से हड़ताल करने जा रहे हैं। मतलब उम्रा भी मुश्किल हो गया, टिकटों की कीमतों में इजाफा, कोई अच्छी खबर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब सारा कुछ डिजिटल कर लेंगे हम, वही ना कहा, खाना भी डिजिटल लगता तो यही है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और खबर की अपडेट तो हम आपको शो के आगाज में दे ही चुके थे। हाईकोर्ट का इमरान खान को पेश हुए बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार। कल भी मुसलसल हाईकोर्ट की जानिब से इंतज़ार किया गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पेश हो जाएं, लेकिन वो काफ़ी बीमार हैं, पेश नहीं हो पा रहे हैं। उनके वकील की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की थी। अब फिर केस की समाअत दोबारा 12:30 बजे तक रखी गई है और तब तक इंतज़ार किया जाएगा आमिर भाई के वो पेश हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको इमरान खान साहब को बुलाया जाएगा और मेरा ख्याल है कि अदालत के अंदर इस वक्त अगर मैं गुस्ताही नहीं करूँ तो गाना गाया जा रहा है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन आ नहीं रहे खान साहब। वो गाना तो गाया जा रहा है और उसमें हल्की आंच पे डांस भी हो रहा है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो वो आ नहीं रहे हैं तो उनको आना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए। नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये सवाल उठाना चाहिए। कि देखें ना, जिस बंदे को ये पता है
कि मुल्क में 600 अरब रुपए किलो घी हो गया है और उनके दौर में 380 अरब रुपए किलो घी था। तो आप उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़हनी तौर पर इस वक्त बहुत बीमार हैं और डिस्टर्ब हैं। तो क्या माफ़ कर दें उनको? अकल जो है शायद घुटनों में थी, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। और ये जो बातें हैं उनके सामने टीवी पे चली है, मैंने कोई गलत बात नहीं की। अजहर सिद्दीक साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जी सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, सिक्योरिटी रीजन भी हैं। साहिब साहब, क्या सिक्योरिटी रीजन है? यही तो मैं बात करने लगा था कि अगर बेल खारिज होती किसी मामूली आदमी की, मेरे जैसे बंदे की, तो अभी तक वो तो हवालात में होना था। अभी तक तो वो जेल में होना था। अब पता नहीं क्या मजबूरी है पुलिस की, क्या वजूहात हैं। नहीं, उनको उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं दी। हाँ साहब, नहीं जो भी है, बेल खारिज हो गई ना, मुकदमा दर्ज है, तो आपको अरेस्ट होना चाहिए। खान साहब का अब ये रात को प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जी कि हम ना गिरफ्तार करने देंगे, ना अदालत में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं तो फिर तो पंजाब हुकूमत की कमजोरी है ना, निगरान हुकूमत की कमजोरी है। नहीं सर, गिरफ्तार नहीं सर, ये इस्लामाबाद से बेल खारिज हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में सुन ले जमानत का सर जी, सुन लाहौर हाई कोर्ट में केस वो प्रोटेक्टिव, वो तो राहदारी जमानत सर जी वो आफाज प्रोटेक्टिव थी बेल के बेल लिए। का। हाँ जी, ये सुने ना, ये बेल खारिज हुई है, मुतलका तफ्तीशी अपने आईजी को कहेगा, आईजी महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता करेगा, महकमा दाखिला इजाज़त देगा, पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को डायरेक्शन होगी कि आप इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार करें। अब पता नहीं क्या वजह अच्छा, उसकी अगर इतना सिक्योरिटी का मसला है तो मेरा ख्याल है बख्तरबंद गाड़ी दी जा सकती है। हाँ, यहाँ पे जमान बाग के अंदर से बख्तरबंद गाड़ी में बैठे, जब गोली लगी थी 3 नवंबर को, तो अपनी जीप पर बैठ के वापस लाहौर आए थे। आपको याद है 2 घंटे का सफर करके वो वापस लाहौर आए थे सिक्योरिटी का। और उसके बाद 26 नवंबर को वो जलसा करने गए। आप यहाँ पे एक पता क्या कल्चर है कि यहाँ पे जितने गैंगस्टर हैं, जितने बड़े इस तरह के नाम हैं, दुश्मनदार लोग हैं, वो यहाँ पे कोई काम करते हैं, उसके नहीं कोई काम करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं जेल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह तो जेल है। हाँ, वहाँ पे उनको सिक्योर। तो मैंने वो देखा हुआ है जो इनका हाल है, उसकी तस्वीर भी है मेरे पास। वो बड़ा ज़बरदस्त जगह है, उसके बिल्कुल सामने फांसी घाट है, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे दहशतगर्द जो है वो है। इसके वाह सही तेरियां सहूलतां कैसी सहूलतां था। सामने फांसी घाट है, पीछे कोड़े मारे जाते हैं, जेल में चले गए और अगर पांजा लगाया जाता है। ब्रेक में साहिब साहब ये डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है, मॉडल कब्रिस्तानों में नादार अफराद के लिए तदफीन के अखराजात ख़त्म कर दिए गए हैं। मरना भी मुश्किल था वैसे लोगों के लिए, अब समझ से बाहर है कि निगरान हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला तो कर लिया गया है वज़ीर आला साहब की जानिब से। मेरे ख्याल से इसको इम्प्लीमेंट भी कराना जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आमिर भाई, वक्त कम है, मुझे इस पर आपका एक कमेंट चाहिए। नहीं, आप कह रही थे कोई अच्छी खबर नहीं है, तो मरने के लिए तो अच्छी खबर है ये कि कब्रिस्तान में आपको कब्र जो है वो यानी अच्छी खबर के लिए आपको मरना पड़ेगा। अच्छी खबर मिलेगी आपको अगर आप मॉडल कब्रिस्तान बनेंगे और ये पूरे मुल्क में ये सिलसिला फैलना चाहिए। अब कब्रिस्तानों की बहुत सख्त जरूरत है, जगह बहुत कम है, मुश्किल है, जगह बहुत कम है और ये सब जगहों पे मसला है। दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, लोगों ने मरना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें एलडीए कसूरवार भी है। जितनी सोसाइटीज बनी उन्होंने कब्रिस्तानों की जगह बेच दी और फिर उन्होंने उनको कमर्शियल कर दिया। शाहिद साहब, ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का कब्र के लिए। वो बेचारे मरते हैं, सोसाइटी में जाते हैं म्यानी साहब में। मुझे बताएं, उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदी वहाँ पे, कब्रिस्तान उनका प्रॉपर है ही नहीं। सही, इसीलिए तो मॉडल कब्रिस्तान बनाने पड़ते हैं ना। तो ये एलडीए को तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उनकी जो जगह हैं उनको कब्रिस्तान में कन्वर्ट करना चाहिए, मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, ये सीएम साहब का बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन बंदा जब पैदा होता है तब भी नहीं उसको पता कितना खर्चा आ रहा है। जब बंदा मरता है तो उसको तब भी नहीं पता कि उस पर कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन दरमियान में पता चल रहा है इशारे अल्लाह ताला की तरफ से हैं जो हमें चीजें समझाने ना। ये दरमियान वाली चीज़ें जो आप हमें बता रही थी कि पेट्रोल महंगा हो गया, जेली महंगी हो गई, ये सारी चीज़ों का हमें अदराक होता है, लेकिन मरते वक्त भी और इस दुनिया में आते वक्त भी कोई पता नहीं होता। महंगाई ले चली चले नहीं, लेकिन ये सीएम साहब का बड़ा अच्छा इकदाम है। देखे ना, बड़ी अहम बात ये है अमर भाई कि कई ऐसी लाशें रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट करते हैं कि मुर्दा खानों में पड़ी हैं। उसकी वजूहात क्या हैं कि ईदी सेंटर वाले लेके जाते हैं, हो सकता है उनके पास भी कभी फंड की कमी हो जाती है। पूरा महीना दर्जनों ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जो मुर्दा खानों में पड़ी रहती हैं। उसकी शनाख्त के लिए बड़ी होती है। आमिर भाई शनाख्त के अमल के बाद कब्रिस्तानों की जरूरत, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि एलडीए को जरा खींचे। निगरान हुकूमत जो है वो एलडीए आमिर ही नाम है मेरे ख्याल आजकल जो है वो कारबरदास जो है
तो उनको ज़रा खींचें और वो पूछें ज़रा कौन कौन सी अहमद सोसाइटी भाई, ने आप क्या अपनी सोसाइटी के अंदर कब्रिस्तानों की जगह अदरवाइज बेच इस पर ली बैन लगा देना चाहिए। थैंक यू और सो मच दराज ले लीजिए। साई साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी नाज़रीन हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की खिदमत के हवाले से। आपको बताएंगे कि आया ये इदारा क्यों कायम किया गया, इसकी ज़रूरत कब और कैसे महसूस हुई, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ये इदारा किस तरह से पेश है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, वो लोग जिन पर ये बड़ी मुश्किल आ जाती है और फिर उनके पास अखराजात भी जो हैं इसके मुकाबले में नहीं होते कि वो इलाज मुआलजा करा सके। ऐसे में इस तरह के इदारे जो हैं, जो कि रज़ाकाराना तौर पर अवाम की खिदमत का मिशन लिए मैदान अमल में आते हैं, बिलाशुबा वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक तो हैं ही, लेकिन उनको हमेशा उन डोनर्स की भी हेल्प की ज़रूरत रहती है जो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। नो डाउट हमारे मुल्क में इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है प्रोग्राम के आगाज़ में कि ज़रूर इस तरह के किसी काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जहाँ कहीं पर आपको लगे कि आपके बहन भाई को आपकी मदद की ज़रूरत है, यकीन माने आप मदद करेंगे, अल्लाह ताला गैब से आपको इतना देगा, इतनी आपकी मदद फरमाएगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो प्रोग्राम के आगाज़ में रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि वो मुश्किल के किसी भी वक्त में किसी के काम आ सके, ज़रूर आगे बढ़ें, अपना हिस्सा डालें। आप यकीन माने अल्लाह ताला आपको बहुत सारा नवाजेगा। हमारे साथ जी रज़ाकाराना CEO फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और तमाम यहाँ पर जितने भी काम हैं उनको जो है बहुत बाखूबी निभा भी रहे हैं। अपने शो में अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि कहा कि आप जैसे लोग एक्चुअली खिराज तहसीन के मुस्तहिक होते हैं, जो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस तरह के कामों में सर्व करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, बुनियाद कब इसकी रखी, बेसिकली आइडिया क्या था, क्यों आपको ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करने का। 2010 में मेरी छोटी बेटी आयशा ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई थी। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी 2 साल 10 माह 3 दिन। तो वो टाइम जो था हमारा फ़ाइनेंशियली अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो उस टाइम में ये रियलाइज़ हुआ कि पैसे वाले भी कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट और जो बेचारे पैसे नहीं हैं वो तो बहुत लंबी क्यूज़ हैं। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। 2012 में इसको रजिस्टर करवाया जी। ठीक है, तो ये वजह बनी, इसकी बुनियाद रखी। सो डॉक्टर साहब, सॉरी ये कोई आम बात नहीं कि आप एक बड़ी फाउंडेशन इस तरह की बना लें, इसके लिए ऑब्वियसली एक बड़ा बजट भी चाहिए होगा। आपने आगाज़ तो कर लिया, बुनियाद तो रख ली, मुश्किलात का सामना भी रहा कुछ? जी हर तरह की प्रॉब्लम ज़ाहिर है, इंसान जब भी कोई काम करता है तो, लेकिन अल्लाह की मदद हो, माँ बाप की दुआएं हों, कमिटमेंट हो तो इंशाल्लाह मतलब बेहतरी आती है। हमने जब पहले जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, बहुत मुश्किल है आप कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें। जी ऐसे ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अनकंट्रोलेबल है शायद उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो हमारे इख्तियार में है अल्लाह के फजल से हमें वो ज़रूर कर लेना चाहिए। तो वही पहले साल 2012 में हमने दोस्तों यारों से बात की कि भाई बच्चों की क्यू लगी हुई है, हम क्या कर सकते हैं। तो पहला हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त ने 1.5 लाख रुपया दिया। तो पहले साल हमने 2 बच्चों के हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया। ये वो बच्चे जो दिल का आर्जा लेकर आते हैं, पैदा होते हैं, ये आमतौर पर इनको कहा जाता है दिल में सुराख वाले बच्चे। तो 2012 में 2 बच्चे ट्रीट हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमें अल्लाह के फजल से 650 से ज़्यादा बच्चे 1 साल में ऑपरेट करवाए। अभी तक हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 3300 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर कर चुकी है। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने, वो कहते हैं ना कतरा कतरा जो है वो मिलकर दरिया बनता है। सो ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। कुछ मुझे बताइएगा आपकी फाउंडेशन किन किन खसूसियात की हामिल है? वो तमाम स्टेट ऑफ दी आर्ट सहूलियात जो हम कहते हैं कि जी बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए, अगर बच्चे का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना पेरेंट्स चाहते कि अगर आप इलाज मुआलजा कराने जा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? जी 4 मेन एरियाज़ हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहला तो है कि हम बच्चों के दिल का पहला हस्पताल बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ज़मीन डोनेट की थी इन 2020
2 साल में अल्लाह की फजल से उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उस पर तकरीबन 570 करोड़ रुपया 57 करोड़ 570 मिलियन लग चुका है। अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस साल में तकरीबन 2 अरब इकट्ठा हो जाए। अच्छा, यानी आप साथ साथ ये काम भी लेके चल रही हैं और दूसरा आप इलाज मुआवजे वाला सिलसिला भी नहीं रोक रहे, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दूसरा जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से ना जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर फोकस किया जाए। पूरे मुल्क में ना बच्चों के हार्ट के सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम हैं। मैं थोड़ा सा नंबर आपके साथ शेयर करूं तो एस्टिमेशन के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और तकरीबन 35 से 40 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो बच्चे के हार्ट की मसले को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इमेजिन 220 मिलियन पॉपुलेशन एंड हाउ मेनी डॉक्टर्स वी हैव। तो दूसरा मरहला ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए। तो हम बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, तो पेशावर में, पिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद, मुल्तान, वहाँ पर हम कार्डियोलॉजी और इंटरनेशनल सर्जरी के मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर तीसरा जो बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि कोशिश है हमारी, वो है जो बच्चे अनट्रीटेड रह रहे हैं, जिनके वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं, हम उनकी हार्ट सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। और फाइनली जी, आपके इदारे के तवज्जुह से जो बहुत ज़रूरी है वो है CHD की आवाज़ लगाई जाए। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, बच्चे के दिल में सुराख का इलाज हो सकता है और इलाज के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक इलाज पर 5 लाख का खर्चा है, और जिसके पास नहीं है वो हमारी फाउंडेशन से रब्ता कर सकता है। सो नाज़रीन, ये देखिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आजकल के इस दौर में खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसा मसला है तो आपके लिए बहुत सारे लोग हाजिर हैं मदद करने के लिए। मिसबाहुल हक फाउंडेशन के साथ कैसे वाबस्ता हो? जी, 2018 में मैं इसी तरह एक इंटरनेशनल टूर पर मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन दी, तो मिसबा भाई के एक दोस्त हैं, उनकी बेटी को हार्ट का मसला था, तो उन्होंने मुझसे कहा आप मिसबा भाई से मिलें। तो आई केम बैक, आई मेट मिसबा भाई। तो जिस दिन वो बच्ची ऑपरेट हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, तो मिसबा भाई वो हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने सारा कुछ विटनेस किया। तो देन ही रियलाइज़ कि यार अभी मैं मियाँ वाली में तो अपना जो भी खैर का काम है करना चाहता हूँ करूँगा, लेकिन मैं पहले बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल उस पर फोकस कर लूँ। तो अब वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर, एज ए बोर्ड मेंबर हमारे साथ वॉलंटियर काम करते हैं, बल्कि ना सिर्फ वॉलंटियर काम करते हैं बल्कि अपने ख़र्चे से जहाँ जहाँ हम ट्रैवल करते हैं ही डज इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे उन लोगों की कमी नहीं है। अब कुछ लोग मंजर आम पर आ जाते हैं, कुछ लोग बैक एंड पर हमेशा रहते हैं और इस तरह से दुखी इंसान की खिदमत के लिए काम करते थे। हस्पताल जो आप बना रहे हैं, कितना टाइम दरकार है उसको कंप्लीट होने के लिए, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो किस लेवल का इलाज मुआलजा, कितने बच्चों को ये सहूलत दे सकेंगे? जी, हमारा जी मेन फोकस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी हस्पताल तो हो ही हो, लेकिन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो। इसका अभी हमारा जो फोकस है इंशाल्लाह है कि इस साल में अगर हमारा 2 अरब इकट्ठा हो जाता है तो हम साल के आखिर में पहला बच्चा इंशाल्लाह यहाँ ऑपरेट कर लेंगे। इस हॉस्पिटल की स्पेशलाइज बात यह है कि इसमें 30 बेड के स्पेशलाइज बच्चों के हार्ट के ICUs होंगे और 30 बेड होंगे प्राइवेट रूम्स। वार्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो भी पेशेंट बाहर से आएंगे उनका खाना पीना रहना हमारे ऊपर होगा इंशाल्लाह, और ट्रीटमेंट के बाद 5 से 6 दिन बाद वो अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो हमें तकरीबन साल के हम 2000 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी इस हॉस्पिटल में कर पाएंगे। सही सही। सो आप ये देखें कि काम जो है वो कोई रुकावट भी है काम में जो आपको लग रहा हो कि अच्छा जी ये काम अगर हो जाए तो हमारा हॉस्पिटल जल्दी कंप्लीट हो जाए? नहीं, बड़े अच्छा पॉइंट आपने। रुकावट कोई नहीं है, बस हम चाहते हैं कि टाइमलाइन मीट हो जाए। ठीक है। जैसे आज से पहले 57 करोड़ इकट्ठा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह ये 2 अरब भी इकट्ठा हो जाएगा और बन भी जाएगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके इदारे के तवज्जुह से हम लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट कर रहे हैं, देखिए साल के 60,000 बच्चे ये मर्ज लेकर पैदा होते हैं, उसमें से 20,000 को पहले साल में किसी न किसी हार्ट सर्जरी की या इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पूरे मुल्क की कैपेसिटी न्यू बॉर्न की इस वक्त 2 से 3,000 है। तो हम लोग 16 से 17,000 बच्चे जो बच सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी गुजर सकती है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बैरून मुमालिक आप विजिट करते रहते होंगे, कैसा लोगों का फीडबैक मिलता है अगर लोगों को किस तरह से इस मामले में? एब्सोल्युटली माशाल्लाह अमेजिंग। यानी कि वो लोग तो, बल्कि आप ये देखिए कि जो हमारा हॉस्पिटल की अभी तक की फंडिंग है उसमें से 90% प्लस तक हमें पाकिस्तानी जो बाहर लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। उनको पता है यार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना ज़रूरी है। जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको पता है खैर के काम चलते रहते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि कोई खैराती इदारा बना और वो चला नहीं। तो बन जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको चलाते हैं। बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मुझे ये बताएं कि आप इंशाल्लाह ये तो बनेगा ही, किस तरह से मज़ीद बेहतरी लेकर आना चाहिए? जी, पहला तो हमारा फोकस है ये 2000 सर्जरी साल की हो सकें। फिर दूसरा फोकस है जो 8 सर्जन हैं उनको डबल किया जाए अगले 4 से 5 सालों में।
फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो डबल हों या उससे ज़्यादा हों। फिर हमारा स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। फिर रिसर्च के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि क्या 100 में से एक बच्चे को ये मसला है या 100 में से 2 बच्चों को ये मसला है। फिर मदर की फिर मदर की न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा एक R&D करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि भाई अगर टाइमली मदर को खुदा ना खास्ता कोई शुगर हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या टाइमली ट्रीटमेंट के साथ बच्चों की जो कंजेनिटल हार्ट की पैदाइश है वो कम होगी या नहीं होगी। तो अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तो आप समझ लें बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिल्कुल आगाज़ किया गया है। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि हमने तो लोगों में शऊर साथ साथ लेकर आना है और इसके लिए काम भी करना है। बहुत ज़रूरी ये अमल है लोगों को ये बताना कि ये मर्ज़ काबिल इलाज है, और इलाज जिन बच्चों का हो सारी ज़िंदगी उनके साथ एक नाम जुड़ जाता है और बाद में उन्हें मुख्तलिफ़ फील्ड में जाके शादी के वक्त करीब आए। इन चीज़ों से हमें अपनी सोसाइटी के लोगों का ये भी माइंडसेट चेंज करना है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, और ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर एक बच्चा बच्ची टाइम पर उसका दिल का इलाज हो जाए तो आमतौर पर ओपन हार्ट होता है, तो यहाँ पर ना एक स्कार आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और वो बच्चियाँ बड़ी होकर उनकी शादी भी हो सकती है और वो नॉर्मल माएँ भी बन सकती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना जी। और ये चीज़ लोगों को बताना भी समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी का एक ये अलमिया है कि वो चीज़ें ना रिलेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अगर ये हुआ था तो ये ना हो जाए ये। सो आज के टाइम में माशाल्लाह इतना जदीद दौर है, इतने जदीद इलाज मौजूद हैं। सो इस चीज़ को आपको जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अहम सवाल है, वो लोग जो कि मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करना चाहते हैं कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारा जी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। गूगल पर आप जाकर सिर्फ फ्री हार्ट चाइल्ड सर्जरी लिखेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे, या पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन सर्च करें, या किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट जिसके पास बच्चा पहली दफ़ा चेक होता है उनको बता दें हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फाउंडेशन से कनेक्ट करा दें। फिर माशाल्लाह ये जो 3300 से ज़्यादा फैमिलीज़ जिनको हमने सपोर्ट किया है वो ख़ुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा यानी कि इन्फॉर्मेशन है। मोहल्ले में आपको पता है यहाँ सोसाइटी ऐसी है, एक का बच्चा ट्रीट हो तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है। फिर हमारा कॉल सेंटर है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ कॉल करके हमसे रब्ता किया जा सकता है। सही। और वो हजरात जो कि इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो कैसे आपसे रब्ता? जी बहुत अच्छी पॉइंट। देखिए असल बात है कि हम सब अपना हिस्सा ज़रूर डालें इसमें। उसमें हमारी वेबसाइट पर सारे बैंक्स अकाउंट में ज़कात का अकाउंट अलग है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग है, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यूफोन, यानी जो भी जिस तरह से भी डोनेट करना चाहे वो ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑनलाइन जाकर उससे आप पे कर सकते हैं। वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं यूएस में, वो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका में डोनेट कर सकते हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन वहाँ से मिलेगी। जो यूके में लोग हैं वो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन यूके में डोनेट कर सकते हैं। फरहान साहब एक बहुत अहम सवाल है, देखिए अगर मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे किसी की मदद करनी है, बड़ा कंसर्न होता है आपका कि आप जिस अमल के लिए पैसे दे रहे हैं वहाँ खर्च हो भी रहे हैं नहीं, यकीनी कैसे बनाया जाएगा ऐसा? बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि ये देखें यही ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशंस को पैसे दें, हम अपनी डोनेशन इंस्टीट्यूशंस को दें। हमारा इदारा क्या करता है, आप हमें कहेंगे जी मैंने ये बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर लगाने, तो हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। सर्जरी होने के बाद उनके पेरेंट्स की इजाज़त के साथ आपको उस बच्चे की सारी डिटेल्स शेयर कर ली जाएंगी कि ये बच्चा आपके पैसे से उसकी ट्रीटमेंट में आपका कितना हिस्सा डला है। दूसरा है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए हम रेगुलर आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करते रहते हैं। भाई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन अकाउंट अलग है। फिर टॉप 4 जो ऑडिट फर्म है उनमें से एक ऑडिट फर्म हमें ऑडिट करती हैं, और जितनी भी हमारी ऑडिटेड स्टेटमेंट हैं वो सारी की सारी वेबसाइट पर हैं। सीईओ कितने पैसे लेता है, मैं तो एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारा सब डिटेल्स वेबसाइट पर मौजूद हैं जी। सो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए जी आपका? बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जी, इंशाल्लाह हॉस्पिटल तो बन जाना है, हम इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। उसमें अगर 1 रुपया से लेकर 1 अरब रुपया जो भी अमाउंट, जो भी जितना भी अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो अपना हिस्सा ज़रूर डाल दें, क्योंकि मेरा ख्याल है हम जस्टिस नहीं कर रहे जितना हम इस हॉस्पिटल को लेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि इस तरह की सहूलत हो, मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो मैंने कहा कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा इक़दाम और इससे बड़ा अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं।
आसानियाँ आप जब दूसरों के लिए पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तरह से आप ये काम करते रहें, पता नहीं कितने सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको बतानी है आज के भाव क्या हैं। अब्दुल्ला हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ चलेंगे, ओपन मार्केट के रेट हमें वो बताएंगे। ओवर टू यू अब्दुल्ला। आज बिल्कुल सब्जी के सरकारी नरखों में मामूली उतार चढ़ाव जारी है, जबकि जो ओपन मार्केट में सब्जियां बेची जा रही हैं और जो सब्जी के सरकारी नर्ख हैं इनमें भी एक तजाद पाया जा रहा है। जो ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमत है वो ज़्यादा है, जबकि जो सरकारी नरखों के मुताबिक सब्जी की कीमत है वो कम है। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्जी की कीमतों पर तो प्याज जो दर्जा अव्वल है इसकी जो सरकारी कीमत है 195 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई है, जबकि जो ओपन मार्केट में प्याज बेचा जा रहा है ये तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की बात कर ली जाए तो 36 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो तक यानी कि तकरीबन 15 से 16 रुपये इजाफे के साथ बेचा जा रहा है। लहसुन की बात की जाए तो सरकारी नर्ख जो है ये 420 रुपये तक है, जबकि जो मार्केट में ओपन मार्केट में लहसुन बेचा जा रहा है ये 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक की बात कर ली जाए तो सरकारी कीमत 500 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जो ओपन मार्केट में अदरक बेची जा रही है तकरीबन 550 से 560 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च की बात कर ली जाए तो 90 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो तक। लीमू की बात कर ली जाए तो 80 रुपये फ़ी किलो लीमू की सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक लीमू जो है बेचे जा रहे हैं। अगर हम आलू की बात कर लें, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसकी कीमत जो सरकारी मुकर्रर की गई है ये 35 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई है, लेकिन जो ओपन मार्केट में आलू बेचा जा रहा है ये 45 से 50 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मेथी की बात कर ली जाए तो 60 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि जो ओपन मार्केट में मेथी बेची जा रही है 75 से 80 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। बैंगन की बात कर ली जाए तो बैंगन का 78 रुपये सरकारी रेट जो मुकर्रर किया गया, जबकि ओपन मार्केट में बैंगन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए बंद गोभी की तो 35 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि जो मार्केट में इसकी कीमत वसूल की जा रही है 50 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जा रही है। अगर बात की जाए शिमला मिर्च की तो 125 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि जो मार्केट में ओपन मार्केट में बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद थे और हमें सब्जियों के रेट बताए। हम आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहाँ पर हम देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट मुतासिर हो रहा है, आम लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है, वहीं पर अभी जो कल हालिया इजाफा हुआ जी, अगर मुख्तलिफ लोग जिन्होंने ट्रैवल करना है सऊदी अरब के लिए, जिन्होंने ट्रैवल करना है दुबई के लिए, टिकटों में इजाफा हुआ। अब इससे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे, जहाँ पर वो लोग जिन्होंने सफ़र करना है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं उर्दू वाला सफ़र करना है, वो तो मुतासर होंगे, क्योंकि जो फ़िज़ाई टिकट्स हैं उनकी कीमतों में डबल इजाफा है। वहीं पर ट्रैवल एजेंसीज़, वहीं पर वो लोग जो कि इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो भी अच्छे खासे मुतासर होंगे। खैर मुश्किल तो है, लेकिन अब इस अमल को रोका कैसे जा सकता है ये भी हमें नामुमकिन नज़र आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि उन्होंने माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने हैं जी, उम्रे की सादत हासिल करनी है, वहाँ जाकर उन्होंने रोज़े रखने हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है। वो उम्रा ज़ायरीन जो कि प्लानिंग करना चाह रहे हैं माह रमज़ान में जाने की, उनके लिए क्या ख़बर है, वो किस तरह से ये पैकेज अवेल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा वो लोग ऑल्दो तादाद हो गई है उन लोगों की जो कि सैर सपाटे के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी चलें हम बता देंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पर कम पैसों में आप जा सकते हैं और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। हेड ऑफ ट्रैवल 92 नवीद मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। लोग भी परेशान हैं महंगाई से, आप भी ऑब्वियसली होंगे। सो दोनों तरफ से उतना ही लोग मुतासिर होते हैं। कैसे चल रहा है कारोबार? जी कारोबार करना इन हालात में बहुत मुश्किल हो गया है, तकरीबन नामुमकिन है। इतनी महंगाई हो गई है, जो ट्रैवलर्स हैं वो सोचते हैं 10 दफ़ा कि हमने जाना है या नहीं जाना। लेयर ट्रिप वाले लोग तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। सही। अब जैसे कि आपने उम्रा की बात की, वो लोगों ने इतना अर्ली प्लान किया होता है कि एक साल पहले लोग सोचते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर जाऊंगा मैं रमज़ान में, बात है, लाजमी उतने फिर साल में पैसे जमा करते हैं एग्जैक्टली। हाँ जी।
मगर जिन लोगों ने प्लान किया था आज से 3 से 4 माह पहले कि हम माह रमज़ान में उम्रा अदा करेंगे, उनके लिए डबल या उससे भी ज़्यादा का जितने खर्चा, उन्होंने पैसे रखे होंगे अब वो उनको ज्यादा उससे भी डबल, इनफैक्ट जो उन्होंने रखे थे वो भी डीवैल्यू हो गए ऐसे ही है। रखने के बाद भी, क्योंकि डॉलर्स ने जो है कि हर तरफ से वो एक तबाही वाला। मीर साहब आपके लिए तो बड़ी मुश्किल है, लोग चाहते हैं कि पैकेजेस हमें सस्ते भी मिल जाएं और हमें फैसिलिटीज़ भी तमाम मिल जाए, कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, अब होता ही है कि हम कोशिश तो यही करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, मगर इन हालात में हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है इस चीज़ को मैनेज करना। तो फिर अब लोग भी खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या करते हैं कि 15 डेज़ जाना है, नहीं जाना तो चलें जी 6 या 7 8 डेज़ का कर लेते हैं, वो अपना प्लान भी कम कर लेते हैं जाने के लिए, क्योंकि जितना अर्सा वो रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा भी होगा उनका, उतने वो होटल्स के जो चार्जेस हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं ये विद इन 6-7 मंथ में। तो उनके लिए तकरीबन अब इतना मुश्किल है, तो वो और मैंने ये भी देखा कि लोग अब अपनी कैटेगरीज को लो कर रहे हैं, 5 स्टार वाले 4 पे आ रहे हैं, 4 वाले 3 पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बजट में चीज़ों को मैनेज करना है ना। तो ये बहुत मुश्किल है। मैं यही अपना लोगों से गुजारिश होती है कि आप अपने प्लान को कुछ अर्ली फाइनल कर लें, फिर भी आपको कुछ फ़ायदा उसमें हो जाता है, बेहतर हो जाता है। आप बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम शॉर्ट जाके अपने प्लान को फाइनल करेंगे, वो बहुत महंगा मिलता है, टिकट्स महंगी होंगी, होटल्स महंगे होंगे, स्पेशली अब जो माह रमज़ान आगे स्टार्ट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए तो लोगों को आजकल में ही चीज़ों को फाइनल करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्च में रमज़ान स्टार्ट है। यानी अभी से प्लान कर लें जिन्होंने उम्रे के लिए जी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये तो थी जी उम्रे के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनको तो मैसेज ये दे दिया है, मैक्सिमम मिनिमम बजट कितना उम्रे का होता है ये भी मुझे बता दें, ताकि लोग उस हवाले से, नॉर्मल बजट आपने बताना है, बहुत ज़्यादा वो अप लेवल का भी नहीं बताना, जो सबके लिए अफोर्डेबल। अच्छा, लास्ट ईयर जो बिल्कुल इकोनॉमी पैकेज होता है ना, बिल्कुल जो होता है वो था कोई 150 के करीब, 150 से 180 था लास्ट ईयर। अब वही पैकेज जो है वो 250 से 280, 290, 300 को टच कर रहा है, कम अज कम ये। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी तो होने तो आप 250 तक, आपको कोई टिकट सी इतनी महंगी है, 140, 150 की टिकट मिलती है अब। उसके बाद आपको जो होटल के पैकेजेस हैं ये एक आपको मैं इकोनॉमी बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। और अब स्टार्स में जाते हैं तो फिर आप 400, अपना 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक आपका खर्चा होता है। सही आपने कहा। सो अब ये चीज़ें तो आपको जो है, जिन लोगों ने माह मुबारक में उम्रे के लिए जाना है वो भी से प्लानिंग क्या बल्कि अप्लाई करना शुरू कर दे, ताकि थोड़ी सी उनके लिए आसानी हो जाए। खैर, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि आपने कहा कि ना होने के बराबर ही हैं, जो कि जाते हैं जी सैर सपाटे की गर्ज से। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ का बजट और आपको सब चीज़ें फैसिलिटी अच्छे पैसों में मिल सकती हैं? बिल्कुल, अब लोग प्लान करेंगे जून जुलाई में, हॉलीडेज़ होती हैं, बच्चों को वकेशंस हो जाती हैं, उसमें वो लोग अब ज़्यादा प्लान करेंगे, क्योंकि आजकल आगे एग्ज़ाम का टाइम है, फिर ये इसी तरह से चलेगा। मगर अगर अर्ली वो प्लान करेंगे तो उनके लिए जो मुनासिब चीज़ें हैं, देखें अभी तक वो ही चल रहा है हमारे पास। दुबई अगर आप अर्ली प्लान कर लेते हैं तो आपको दुबई मुनासिब मिल जाती है, टिकट्स भी आपको लेस देन 100 मिल जाती है, लाख के अंदर टिकट भी अभी तक मिल रही है दुबई की, और उसके अलावा होटल्स भी आपको मिल जाते हैं। बाकी जगह इस्तांबुल, टर्की आजकल अपना अल्लाह पाक रहम करे उन पे अपना, वो बहुत हॉट स्पॉट है, स्पेशली जून जुलाई के महीने में, क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा वहाँ होता है। इनफैक्ट रेदर देन यहाँ पे आप दुबई जाते हैं या मिडिल ईस्ट जाते हैं या अपना थाईलैंड साइड पे ट्रैवल करते हैं, तो वो थोड़ा सा वेदर लोगों को जो है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं करते उस वेदर में, तो वो बड़ा अच्छा होगा उसके लिए भी जून जुलाई के महीने के लिए। उसमें अगर लोग अर्ली प्लान कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, टिकट्स भी सस्ती उनको मुनासिब मिल जाएगी। अगर यही लोग जून जुलाई वाले लोग जो प्लान करेंगे जाके मई में, उन्हें टिकट भी डबल मिलेगी, होटल्स के रेट भी डबल मिलेंगे। जिन लोगों ने मुल्क के अंदर अंदर सफ़र करना है, कराची, जिन लोग वहाँ की टिकट्स भी उतनी ही महंगी। एग्जैक्टली, कराची की टिकट्स भी देखें महंगी हो गई है। जो टिकट थी 12 से 13 हज़ार की, वो अब आपको 20 प्लस में मिलती है, 20-22 की वन वे टिकट मिलती है। रिटर्न के लिए आपको 40-45-50,000 अर्ली प्लान करें तो। वो मैं यही पूछने वाली थी नवीद साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने जाना है 1-1.5 महीना पहले अगर आप बुकिंग करा लेंगे तो थोड़ा सा ये अभी भी है? बिल्कुल है, आप 10 से 15 डेज पहले भी बुकिंग करवा लेंगे तो आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। मगर आप 3 से 4 दिन पहले कराएंगे तो आपको वन वे टिकट ही 40,000 की मिलती है कराची की। तो आप अंदाजा करें कि कितना महंगाई किस लेवल तक पहुंची। और जितनी महंगाई हो गई है, लोग इस दफ़ा, वैसे लास्ट ईयर भी ये हुआ था, मगर इस दफ़ा भी लोग ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ का ही प्लान करेंगे, पाकिस्तान का। सही। सो इसके साथ साथ अब जो हालिया टिकटों में इजाफा हुआ वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, प्लान आप कहाँ कहाँ का कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। अब कोविड से रिलेटेड मुझे बता दें, जो इश्यूज़ थे, जो पाबंदियाँ थी, सब जी कोविड से रिलेटेड तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं है। बस हर कंट्री ने जो अपने SOPs में एक चीज़ सिर्फ रखी हुई है
कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए, आप कंप्लीट वैक्सीनेटेड होने चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा कोई किसी तरह की भी। सही। और इसके साथ साथ मुझे ये बता दें, बैरून मुल्क जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग गाइडलाइंस जारी करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उनके पास होनी ज़रूरी हैं, इन चीज़ों का उन्हें ख़ास ख्याल रखना चाहिए? एग्जैक्टली हम लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि उनके इसमें हैंडबैग में कोई लिक्विड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। मज़ीद हम उन्हें इंस्ट्रक्शन ज़रूर देते हैं कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो अपने विद इन टाइम आप ज़रूर वापस आएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीज़ा के हसूल के लिए। सही। और आप लेट आते हैं उसमें इनका नुकसान भी होता है और हमारी कंट्री का भी होता है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट का बड़ा नुकसान होता है, हमें जैसा हो जाता है कि यहाँ से आते हैं लोग, तो हम ये लाजमी गाइड करते हैं इस तरह से। बिल्कुल। सो जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनको इसका ख्याल रखना है। उम्रा पे जाने का जिनका प्लान है रमज़ान में, वो अभी से ही अगर अप्लाई कर देंगे तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी जो रह गई महंगाई वाली बात, जो आपने महंगाई की शिकायत की, वो हमारे आपके सबके बस से बाहर है। हमें इसके साथ ही अब चलना पड़ेगा क्योंकि दूसरी ऑप्शन कोई नहीं। नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।